वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड का आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं का गणित विषय का। इसको आज हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। बच्चों की भारी डिमांड पे हिंदी माध्यम में हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, आदर्श प्रश्न पत्र का समाधान, सभी प्रश्नों को एक एक कर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है और उसको आसानी से समझ के हल करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जहां पर आपको समस्या हो रही है, जिन प्रश्नों में आपको समस्या हो रही है, उसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का। तो सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। सामान्य निर्देश सबसे पहले 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 75 नंबर का पूर्ण प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 होगा उसमें 10 बहुविकल्पी और 5 रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे। एक एक नंबर के 15 प्रश्न होंगे। सेक्शन बी में दूसरा जो खंड होगा आप लोगों का, इसमें आपके 2 से 6 तक 5 प्रश्न होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। 7 से 11 तक 3 नंबर के होंगे। 12 से 16 तक आपके 4 नंबर के होंगे और 17 से 19 तक आपके 5 नंबर के प्रश्न होंगे। इसके अलावा आपको ऐसा कोई प्रश्न आप छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आपको आंतरिक चॉइसेस जरूर दिए जाएंगे, आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे 4 नंबर के सभी क्वेश्चंस में और 5 नंबर के सभी क्वेश्चंस में। तो चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, आदर्श प्रश्न पत्र जो है उसका समाधान। शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न 1 हमको दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिंदु 0 और 5 कहां पर स्थित होगा? प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, एक्स अक्ष या वाई अक्ष? थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। इस प्रकार से हम 2 अक्ष बनाते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल वाले को हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स को दाहिने साइड में इस तरफ धनात्मक लिया जाता है, वाई को भी धनात्मक लिया जाता है। इस तरफ एक्स को नेगेटिव लिया जाता है, वाई को पॉजिटिव लिया जाता है। इस तरफ दोनों को ऋणात्मक लिया जाता है और इस तरफ एक्स धनात्मक होता है, वाई ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से इसको हम माइनस एक्स माइनस वाई भी कहते हैं। यदि कोई बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु को हम 2 संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहा जाता है निर्देशांक। निर्देशांकों को लिखने का तरीका यह होता है कि x निर्देशांक को हमेशा पहले लिखा जाता है। कौन से निर्देशांक को लिखा जाता है हमेशा पहले? x निर्देशांक को। अब मान लीजिए यह बिंदु है, तो x निर्देशांक का मतलब होता है y अक्ष से लंबवत दूरी। y अक्ष से अगर मैं इस बिंदु पर एक लंब डालूं तो उसकी जो दूरी या उसकी जो लंबाई होगी वो इसका x निर्देशांक कहलाएगा। x निर्देशांक को हमेशा पहले लिखा जाता है और x अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी इसको कहा जाएगा y निर्देशांक। तो आपको x और y निर्देशांक समझ में आ गए। अब हमको देखना है कि ये बिंदु जो है वो कहां पर स्थित होगी। तो पहला जो निर्देशांक है वो तो x निर्देशांक है। x 0 है, मतलब x तो हमारा ये वाला दूरी था, ये दूरी अगर 0 हो गया मतलब ये वाला लाइन कहां पे आ गया? y अक्ष पे आ गया। y अक्ष के हर बिंदु पर ये वाली जो दूरी है ये दूरी 0 होगी। कहां पर? x अक्ष पर 0 होगी, इस वजह से ये आएगा y अक्ष पर। x निर्देशांक 0 होगा, y अक्ष से दूरी 0 होगी। द पॉइंट 05 लाइस ऑन द y एक्सिस। तो पहले प्रश्न का हल होगा हमारा y अक्ष, जो दिया हुआ बिंदु है वो y अक्ष पे होगा। दूसरा, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती है। फिक्स पीरियड के बाद, मतलब एक निश्चित समय के बाद में आप अगर राशि निकाल सकते हैं
तो इसको हम कहते हैं सावधि जमा खाता। एक निश्चित अवधि के लिए डाला जाता है, इंग्लिश में इसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। मूव करते हैं आगे। तीसरी, आर त्रिज्या और एल तिर्यक ऊंचाई, एच ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें ये जो नीचे का जो गोला बनता है उसकी त्रिज्या को कोण, शंकु की त्रिज्या कहते हैं। ये जो लंबवत ये जो दूरी बन रही है इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, एल से डिनोट किया जाता है। और ये जो लंबवत दूरी बनी है इसको एच से डिनोट किया जाता है। अब हमको वक्र पृष्ठ पूछा है। वक्र पृष्ठ मतलब एक टोपी को अगर आप इमेजिन करें तो वक्र पृष्ठ में नीचे वाला हिस्से को हम गिनती नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो घूमा हुआ हिस्सा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसका पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो इसके पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राशि ए और सी का मध्यानुपाती होगा। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती वो होता है, अगर मैं इन दोनों का मध्यानुपाती माना कि x को ले रहा हूं तो क्या होगा? a अपॉन एक्स, a बटा एक्स, x बटा सी के बराबर होगा। मध्यानुपाती मतलब a इज टू एक्स इज टू एक्स इज टू बी। कुछ इस प्रकार से हम अनुपात को लिखते हैं। a और x का अनुपात x और b के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका जो मध्यानुपाती होगा, अगर मैं तिर्यक गुणा करूं तो x गुणित x स्क्वायर हो गया और ये हो गया a गुणित c। तो x स्क्वायर का मान ac के बराबर होगा, तो x का मान रूट ac के बराबर होगा। और जब भी हम रूट लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस, ऋण और धन दोनों चिन्ह को लिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी बहुपद fx को x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल होता है fa। इसको हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि किसी बहुपद को x ऋण a से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल होता है fa। और यहीं पर यदि शेषफल 0 हो गया तो ये x ऋण a इस बहुपद का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। वृत्त का अंश माप होता है। वृत्त क्या होता है? वृत्त हम इस प्रकार से बनाते हैं, इसका अंश माप मतलब कुल अंश। एक बार पूरा वृत्त बनाने पर कितना माप बनता है? तो हमारा माप बनता है 360 अंश। इसी प्रकार से त्रिभुज में कितना बनता है? त्रिभुज में बनता है 180। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि द्विघात समीकरण का विवितकर शून्य है, विवितकर को हम डी से डिनोट करते हैं, डेल से भी डिनोट करते हैं, इसका विवितकर का मान होता है वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac। यदि इसका मान 0 के बराबर आता है तो इसमें क्या मिलता है हमको? दो एक ही मूल मिलते हैं, एक ही मूल 2 बार मिलते हैं। तो इस प्रश्न में दिया है कि यदि एक मूल 5 है तो दूसरी बार भी वही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि विवितकर अगर 0 है तो 2 बार एक ही मूल मिलता है। विवितकर अगर 0 से बड़ा है तो हमको 2 अलग अलग मूल मिलते हैं। और यदि विवितकर का मान ऋणात्मक आता है तो कोई मूल नहीं मिलता, कोई रियल मूल नहीं मिलता, वास्तविक मूल नहीं मिलता। तो ये 3 कंडीशन होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। विवितकर 0 है, एक मूल 5 है, तो विवितकर 0 होने पर दूसरा मूल भी 5 ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक
चतुर्भुज है जिसका एक कोण 60.5 है, तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा? चक्रीय चतुर्भुज के लिए क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। नहीं, इन दोनों का योग होगा आपका, सम्मुख कोणों का योग किस प्रकार के चतुर्भुज में? चक्रीय चतुर्भुज में ये होता है 180 अंश। तो यदि 180 से मैं 60.5 को ऋण करता हूं तो मुझे मिलता है 119.5, मतलब इन दोनों का योग करने पर मुझे 180 मिलेगा। तो सम्मुख कोण होगा 119.5। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि x का मान साइन थीटा और y का मान कॉस थीटा दिया है, तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको पता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहां पर उत्तर आएगा आपका डी, 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। समीकरण, ये दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, इनका हल हमको करना है। तो इनका हल करने के लिए हमारे पास क्या कितनी विधियां होती हैं? हमारे पास 4 विधियां होती हैं। पहली विधि जिसमें हम एक मान को सबसे पहला तो ग्राफिकल, आपका ग्राफ वाला जो होता है उसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पे काटेंगी वहां पर आपका हल होगा। वो बिंदु के जो x और y निर्देशांक होंगे वो इसके हल होंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम एक में से मान निकालकर दूसरे में रख दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं जिसको। तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम x y को एक को काट देते हैं और दूसरे का मान को हल करते हैं। और चौथा मेथड होता है सूत्र वाला मेथड। अब यहाँ पर तो हमको हल करने के लिए नहीं पूछा है, बल्कि ये कंडीशन पूछा है कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे कि केवल 2 हल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कंडीशन? इसके लिए हमारे पास कंडीशन होता है कि यदि सबसे पहले एक रेखा के सामान्य रूप, रेखा को सामान्य रूप में लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या बराबर c, ये रूप होता है रेखा को लिखने का। अब इसमें हमको दिया हुआ है कि इसका हल होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम कंडीशन निकालते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 का कंडीशन, तीनों निकालते हैं। अब ये क्या होता है? हम दोनों समीकरणों की तुलना सामान्य समीकरण से करेंगे। तो यदि समीकरण इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमको a1 मिलता है 5, a2 मिलता है 3 और a1 b1 c1। a1 मिला हमको, b1 मिला, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12 या -12 दोनों ले सकते हैं आप। a2 बराबर -12 ही लेके सॉल्व करता हूं क्योंकि सामान्य समीकरण ये होता है। अब इससे तुलना करने पर a2 बराबर 15 मिल गया, b2 बराबर 9 मिल गया और c2 बराबर आपको मिल गया ऋण 15। तो a1/a2 का मान यदि मैं निकालता हूँ 5/15 तो ये आता है 1/3। b1/b2 का मान निकालता हूँ तो ये भी आता है 3/9 बराबर 1/3। और c1/c2 का मान निकालता हूँ ऋण 12/15, तो ये आ जाता है आपका 3 से कटने पर 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन आ रहा है a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए, यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो हमको मिलते हैं 2 हल, तो हमको मिलता है अद्वितीय हल, एक हल मिलता है। यदि बराबर हो तो 2 कंडीशन हो जाता है, बराबर c1/c2 है कि नहीं है। यदि बराबर c1/c2 है तो एक ही रेखा हमको 2 बार मिलेगी, मतलब एक ही रेखा का समीकरण 2 बार मिलेगा। और यदि c1/c2 के बराबर नहीं है तो ये हो जाएंगी समानांतर रेखाएं। तो इसका हल होगा, समानांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। ठीक है, यदि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनती है, कोइंसिडेंट रेज जिनको बोलते हैं, तो अनेक हल होंगे। और यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा।
बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। आपको समीकरण दिए रहते हैं लाइन के, ठीक है, एक रेखा के समीकरण दिए रहते हैं। जनरल समीकरण इसका सामान्य समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। इससे तुलना करके हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालते हैं। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, x और y का एक ही मान होगा। उसके बाद यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसके बाद फिर दो स्थिति बनती है कि c1 बटा c2 के बराबर है कि नहीं। c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। और यदि c1 बटा c2 के बराबर है, तीनों बराबर आ जाते हैं, तो एक ही रेखा के ऊपर हमको दूसरी रेखा मिलती है, तो इसके अनंत अनेक हल होते हैं। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम लोगों ने पहले 10 प्रश्न बना लिए हैं। बहुत आसानी से हम लोगों ने प्रश्नों को समझा, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया। तो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी समस्याएं होती है उसको कमेंट करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम खंड ब की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समानांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा। समानांतर श्रेणी का सर्वांतर होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, मतलब 12 ऋण 5। ठीक है, तो 12 ऋण 5 बराबर 7। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही की जा रही है तो n वर्षों के लिए ब्याज की अवधि हो जाएगी, तिमाही का मतलब एक साल में 4 बार, n वर्ष है तो कितना हो जाएगा, यहां पर अवधि 4n हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर शायद कोई मिसप्रिंट है, इसमें दिया हुआ 3 tan 15 बटा cot 75 का मान होगा। देखिए हमको पता है कि tan 90 ऋण थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, तो या तो मैं tan को कन्वर्ट कर लूं या cot को कन्वर्ट कर लूं। cot 75 को मैं लिख सकता हूं cot 90 ऋण 15, तो ये हो जाएगा मेरा 3 बार tan 15 बटे cot 90 ऋण 15 हो जाएगा मेरा tan 15। यदि 90 अंश से किसी कोण को ऋण किया जाता है तो cot tan में कन्वर्ट हो जाता है, tan cot में, साइन cos बन जाता है, cos साइन बन जाता है। यदि एक 90 या उनकी मल्टीपल्स के साथ, जैसे 90 हो गया, 270 हो गया, 450 हो गया, उस प्रकार की संख्या होती है। और यदि 180, 360 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, 180 का मल्टीपल होता है तो उस केस में साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। बस हम क्वाड्रेंट रूल का इस्तेमाल करके धन और ऋण चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करने पर हमारा उत्तर आ जा रहा है 3 tan 15 बटे cot 75 का मान 3 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यदि इतने बड़े नक्शे को इस रूप में हमको डालना है तो स्केल करने के लिए गुणक क्या होगा। यहां पे देखेंगे तो आपने 5 गुना कम हुआ है, यहां पे भी 5 गुना कम हुआ है, तो स्केल गुणक होगा 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन में क्रम विनिमय लागू नहीं होता, इसका गणितीय कथन होगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसके लिए हमको मैथमेटिकली अगर लिखना हो हमको इसको, तो कैसे लिखेंगे। पूर्णांक संख्याओं में विनिमय लागू नहीं होता, तो इसमें हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ए ऋण बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बराबर नहीं होगा बी ऋण ए के। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, ए और जो भी आपको लेना है, धन ऋण जो भी ऑपरेशन लेना है, ए धन या गुणा बी का मान बी गुणा या बी धन ए के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार का यदि हम संख्याओं को पलट देते हैं तो भी मान बदलना नहीं चाहिए। तो ये होता है क्रम विनिमय का नियम, जो कि आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है।
तो गुणा में और योग में तो क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, लेकिन भाग में और ऋण में नहीं होता। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार से कि a ऋण b b ऋण a के बराबर नहीं होगा, जहां a और b क्या है, a और b हमारे इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। इस प्रश्न में दिया हुआ है, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनका समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा। समानांतर माध्य, तो समानांतर माध्य का सामान्य सूत्र, क्योंकि ये व्यक्तिगत डेटा दिया हुआ है, अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो x बार के लिए मान होता है सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का मतलब है इन सबका योग, x1 धन x2 जितने भी मान दिए हुए हैं सबका योग बटे कितनी संख्या है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, n का मान हो गया यहाँ पर 8 संख्याएं हैं, सबका योग करते हैं। 7 5 12, 12 और 20 32, 32 3 35 और 10 45, 45 और 15 60, 60 और 17 77, 77 और 19, तो 9 7 6 हासिल आ गई 1, 9 7 16 हासिल आ गई 1, 1 1 2 और 7, 7 2 9, 96 बटा 8, तो 96 बटा 8 हुआ, तो ये हो गया 1 8 18। तो ये जो हमको प्रश्न दिया है इसमें समानांतर माध्य का मान होगा 18। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, समानांतर माध्य निकालना था, व्यक्तिगत डेटा दिया हुआ था, एक एक अलग अलग मान दिया था। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं समानांतर माध्य, सभी जितने भी मान दिए हैं सबका योग कर देते हैं और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास थी 8 संख्याएं, सबका योग करने पर आया हमारे पास 96, 96 बटा 8 बराबर 18, इसका समानांतर माध्य होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 पर पहुंचे। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 3 में, यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित किया जाए तब प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, कुल लंबाई है 63 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसमें जो अनुपात दिया है 5:7:9, तो इसको हम करेंगे कि माना कि इसमें समानुपात जो है, जो कटा है वो x है। यदि समानुपात x है तो पहला भाग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5x, दूसरा भाग जो होगा वो हो जाएगा 7x और तीसरा भाग जो होगा वो हो जाएगा 9x। तीनों का योग करने पर 9 5 14 और 7 21x। इन तीनों भागों का योग कितना दिया हुआ है, 63 सेंटीमीटर। तीनों का योग करने पर हमको मिलेगा 63 सेंटीमीटर, तो ये 21x हो जाएगा 63 सेंटीमीटर के बराबर। तीनों का योग करने पर जो कुल मिला, कुल लंबाई दी थी 63, तो x बराबर हो जाएगा आपका 63 बटा 21, काटने पर मिल जाएगा 3 गुना, तो यहाँ पर से आपका 5x मतलब 5 गुणित 3 बराबर 15 हो जाएगा। दूसरा मान था आपका 7x, तो 7 गुणित 3 बराबर 21 हो जाएगा और 9 गुणित 3 हो जाएगा ये 27। इसका योग करने पर आपको कितना आना चाहिए, 63। 7 1 8 और 5, 13 का 3 हासिल आ गई 1 1 1 2 2 2 4 और 2 6 63। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न खत्म होता है। समान सा प्रश्न था, एक रेखा दी हुई है या रेखाखंड दिया हुआ है, उसको 3 हिस्सों में काटे, तीनों हिस्सों का अनुपात 5 7 और 9 का था, तो हम लोगों ने मान लिया समानुपात x है, तो 5x 7x और 9x रेखाखंड के 3 भाग हो जाएंगे। तीनों का योग करने पर 63 सेंटीमीटर है, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। तो तीनों भागों का मान 5x 7x और 9x हल करने पर 15 21 और 27 इस प्रश्न के हल होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। y अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई रेखा है, रेखा x अक्ष के धनात्मक साइड के साथ जो कोण बनाती है उसके tan ऑफ दैट थीटा, मतलब
उस कोण के tan वैल्यू को क्या कहा जाता है? प्रवणता कहा जाता है। अब इस प्रश्न के अनुसार y अक्ष के समानांतर रेखा चाहिए। तो हमको कैसा चाहिए रेखा? y अक्ष के समानांतर। तो ये रेखा जो है x अक्ष के धनात्मक के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है, तो प्रवणता जो होगी tan 90 के बराबर होगी, और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो इसका उत्तर आएगा अपरिभाषित, tan 90, जो कि अपरिभाषित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह भी सरल रेखा का ही प्रश्न है। एक सरल रेखा दी हुई है, इसकी प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। देखिए, यदि कोई रेखा इस प्रकार से काट के जाती है, तो वो x और y अक्ष को दो बिंदुओं पे काटती है। y अक्ष को जिस बिंदु पे काटी उसकी x अक्ष से दूरी जो होती है उसको कहा जाता है अंतःखंड। इसको y अंतःखंड कहते हैं, और ये जो दूरी है इसको x अंतःखंड कहते हैं। इस रूप में किस रूप में? जब हमको प्रवणता और y अंतःखंड दिया हो, तो सरल रेखा का समीकरण हो जाता है हमारा y बराबर mx धन c के बराबर। यहां पर जो m है वो प्रवणता को प्रदर्शित करती है, और c जो है y अंतःखंड को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर जो हमको समीकरण दिया है, सबसे पहले उस समीकरण को हम इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, x को मैं इस तरफ ले आता हूं, या एक काम करता हूं y को इस तरफ ले जाता हूं। 5y बराबर 3x धन 17। अब मुझे y अकेले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 5 का भाग दे दूंगा। दोनों तरफ 5 का भाग देने पर 5y बटा 5 बराबर 3 बटा 5x धन 17 बटे 5। मतलब मेरा समीकरण बन गया y बराबर 3 बटा 5x धन 17 बटे 5। अब यहां पर तुलना करने पर प्रवणता और अंतःखंड वाली सरल रेखा के समीकरण से तुलना करने पर m का मान, प्रवणता का मान आया 3 बटा 5। यहाँ पर ये जो प्रवणता है इसका मान आएगा 3 बटा 5, और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का मान आएगा 17 बटे 5। कैसे आया? एक सामान्य सा प्रश्न था, सरल रेखा का समीकरण दिया था, उसको हम लोगों ने प्रवणता और अंतःखंड वाले सरल रेखा का समीकरण, जो कि ऐसा होता है, इस रूप में लाए। इस रूप में लाने के लिए क्या किया हम लोगों ने, y को अलग किया, और y का जो भी y के साथ जो गुणांक था उसको दोनों तरफ भाग दे दिया। तो उससे हमको एक समीकरण मिल गया y के रूप में, y बराबर कुछ x धन कुछ मान। तो x के साथ जो गुणांक होगा वो प्रवणता को प्रदर्शित करेगा, जो कि यहाँ पर 3 बटा 5 आया, और जो मान होगा c के रूप में वो होगा y अक्ष का अंतःखंड, जिसका मान 17.5 आया इस प्रश्न में। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था, इसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अभी तक का जो प्रश्न पत्र है सामान्य सा प्रश्न पत्र है, बहुत ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं आए हैं अभी तक। तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे साथ करें बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। आपको जिन भी बिंदुओं पे दिक्कत है आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। हमारे कंटेंट को शेयर करिए, हमारे कंटेंट को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए आपकी ज़रूरत का कंटेंट, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूरी है, उसको लेकर आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है, ऐसा कोई वास्तविक उदाहरण स्वयं बनाइए जिसमें दो राशियां व्युत्क्रमानुपाती हो और उस स्थिति को समीकरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए। आपको एक वास्तविक उदाहरण स्वयं बनाना है जिसमें आपको दो राशियां लेनी है जो दोनों राशि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो।
जैसे उदाहरण के तौर पर दूरी और चाल, समय और चाल ले लेते हैं, समय और चाल ले लेते हैं। तो यदि चाल ज़्यादा होगा तो निश्चित दूरी के लिए समय कम लगेगा, यदि चाल कम होगी तो निश्चित दूरी के लिए समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको यदि हम समीकरण के रूप में बनाएं तो हमारा जो समीकरण होता है स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसके लिए समीकरण हो जाएगा हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय के रूप में। और इसको और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? इसी प्रकार से लिखा जा सकता है, x बराबर कोई भी मान बटे y, x बराबर 2 बटे y। इस प्रकार का समीकरण बनाया जा सकता है जहां पर x समय को प्रदर्शित करेगा या चाल को, और y दूसरे मान को प्रदर्शित करेगा जो एक ले चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 के धन 7 एक विषम पूर्णांक है। एक विषम संख्या है, साथ में पूर्णांक है, क्योंकि k एक पूर्णांक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करना बहुत ही आसान है। दिया गया जो मान है हमको 2 के धन 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 के धन 6 धन 1 बराबर 2 के धन 3 धन 1। ठीक है, अब के हमको क्या दिया हुआ है? एक पूर्णांक दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि के धन 3 भी एक पूर्णांक होगा, और 2 गुणित के धन 3 ये भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक होने के साथ में कैसा पूर्णांक होगा? सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक। क्यों ये मान एक सम पूर्णांक होगा? क्योंकि ये 2 से गुणा है और के धन 3 खुद में एक पूर्णांक है। क्योंकि हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि के एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़ने पर एक पूर्णांक ही मिलता है, और यदि पूर्णांक में 2 गुणा है तो वो सम पूर्णांक होता है। और सम पूर्णांक में यदि हम 1 का योग करें तो वो विषम बनता है। मतलब यहां पर इसको हल करने पर हमको मिल रहा है q धन 1 के रूप में, जहां पे q क्या है? q एक सम पूर्णांक है, इस वजह से q धन 1 q धन 1 एक विषम पूर्णांक होगा परिभाषा से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। y अक्ष में ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। चलिए कहां पर? y अक्ष पर। ठीक है, निकालते हैं, इसका भी हल बनाते हैं, आराम से समझ के हल करेंगे इसको। समान दूरी पर हो, हमको बोल रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम x बना लेते हैं। y अक्ष पर बिंदु है, y अक्ष पर बिंदु है, इसका मतलब इसका x निर्देशांक 0 होगा। अभी हम लोगों ने 1 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसमें हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि x निर्देशांक का मतलब होता है y अक्ष से लंबवत दूरी। तो y अक्ष से लंबवत दूरी 0 होगा, y अक्ष से पूछा है ना, y अक्ष पर है, इस वजह से x निर्देशांक 0 होगा, और दूसरा निर्देशांक होगा इसका y, जो कि इस दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब ये बोल रहा है कि ये 2 बिंदुओं से समान दूरी पर है, एक है रेडी 4 और 3 और एक है 6 और 5। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? दूरी वाला सूत्र यूज करेंगे। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? दूरी सूत्र होता है आपका वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु को मैं कह लेता हूं A, इस बिंदु को कह लेता हूं B, इस बिंदु को कह लेता हूं C। तो ये जो 3 बिंदु हैं, अब हमको बोल रहा है प्रश्नानुसार
कि ये बिंदु जो मैंने ए बिंदु लिया है उससे और ए बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो पहले मैं ए और बी की दूरी निकाल लेता हूं, फिर ए और सी की दूरी निकालूंगा। प्रश्नानुसार ए बी और ए सी बराबर होगा, तो ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग भी बराबर होगा। चलिए वर्ग बाद में लगा देंगे। ए बी का मान कितना होगा, दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र से ए बी का मान होगा वर्गमूल, मान लीजिए इसको मैंने x1 y1 ले लिया, ये मेरा x2 y2 हो गया। तो इस प्रकार से x1 ऋण x2 लेते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 4 ऋण 0 का वर्ग धन y2 माइनस y1, आगे पीछे चल जाता है 3 माइनस y या y माइनस 3, एक ही मतलब होगा का वर्ग, बराबर होगा AC के। तो AC के केस में मान लीजिए मैंने AC पहले निकाल दिया, कोई बात नहीं। चलिए ये इधर से आपका AC निकला, इधर से आपका AB निकालेंगे। तो इस केस में मान लीजिए इसको x1 y1 मान लेता हूं। तो इस प्रकार से दूरी सूत्र लगाने पर x2 ऋण x1 0 ऋण 6 का वर्ग धन y ऋण 5 का वर्ग था। कुछ नहीं करना था इसमें हमको क्या करना था, y अक्ष के बिंदु का निर्देशांक एक तो 0 होगा, दूसरा y होगा, वहां से 6 5 की दूरी, वहां से इसकी दूरी, दोनों दूरी को बराबर करने पर हल करने पर हमको y निर्देशांक का मान मिल गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयशा अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेलानाकार बहुरूप दर्शक कलाइडोस्कोप का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी यदि उसका व्यास इतना और लंबाई इतना है। ठीक है, बेलनाकार है तो बेलनाकार इस प्रकार से होता है बेलन, इस प्रकार के फिगर को हम बेलन कहते हैं, जिसमें इसका व्यास 4.2 दिया हुआ है, व्यास 4.2 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या r बराबर 2.1 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई मतलब इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, जिसको हम h से प्रदर्शित करते हैं। हमको क्या निकालना है इसमें हमको निकालना है कितने क्षेत्रफल के चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी। हाउ मच एरिया ऑफ द चार्ट पेपर विल बी नीडेड, सिलेंड्रिकल कलाइडोस्कोप। ठीक है, मतलब हमको इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ये देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो घूमा हुआ क्षेत्रफल है, यदि इसको मैं एक बेलन मानूं तो ये जो घूमा हुआ जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। उसके लिए सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, नहीं 2 पाई आर एच होता है। वक्र क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 2.1 गुणित एच का मान 20। हल करते हैं तो 0.3 आया, ये दशमलव इस शून्य के साथ कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 गुणित 22 गुणित 6 44 गुणित 6, 6 चौक 24 का 4, हासिल आई 2, 24 और 2 26। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 264 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, बहुत सामान्य सा प्रश्न था। एक बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि आया 264 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको यहीं पे बस करते हैं आज। हम लोगों ने 9 प्रश्न बनाए हैं अभी तक। आगे के प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं हम वीडियोस, तो इस वजह से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इसको 2 या 3 पार्ट में बना के आधे घंटे से 40 मिनट 45 मिनट तक का बनाया जाए, ताकि आपको भी देखना आसान हो और हमारे लिए भी सहूलियत हो। तो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। हम अपने चैनल पर 9वीं से 12वीं तक का इंग्लिश और हिंदी मीडियम का पूरा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, और जो भी प्रश्न के हल आपको चाहिए, जो भी वीडियोस आपको चाहिए, उनको हमारे चैनल पे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल।